हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उसका अंतिम कानून देखेंगे। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो चलिए देखते हैं। ये डिटेल नोट्स है। उसके बाद मैंने इसे ही शॉर्ट में रिटर्न फॉर्म में बनाया है। ठीक है, पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वन लाइनर याद करेंगे। ठीक है, देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ये है क्या? संसद ने किशोर अपराध और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को बदलने के लिए अधिनियम 2015 को पारित किया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि सरकार ने इसे कौन से अधिनियम से बदला है। तो किशोर अपराध और किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 2000 को बदलकर 2015 लाया गया है। ठीक, अब देखिए, यह जघन्य अपराध में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच किशोरों के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। ये कहना चाह रहा है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, परंतु ऐसे अपराध कर रहे हैं जैसे चोरी, डकैती, है ना, वो सब कर रहे हैं, तो उसे जघन्य अपराध में शामिल नहीं किए गए हैं। उसमें सामान्य जो किशोर न्याय बालकों के अंतर्गत उसमें प्रावधान चलेगा, मुकदमा चलेगा। परंतु जो 16 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में है और जघन्य अपराध करते हैं, ठीक है, जघन्य अपराध मतलब हत्या, ठीक है, बलात्कार, इन सब मामलों में लिप्त रहते हैं, तो इनमें बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। ये इसमें जो परिवर्तन है ना, मतलब जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद ही कुछ अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, इस अधिनियम में ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव अधिनियम 1956, ये आप याद रखिएगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव अधिनियम कौन सा है? 1956। और वार्ड के संरक्षण अधिनियम 1890 को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया गया है। ठीक है, पहले कौन सा था? हिंदू दत्तक रख रखाव 1956 में। ठीक है, इसके साथ इसको बदला गया है। ठीक, अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण मतलब कारा को वैधानिक निकाय बनाता है। यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखभाल एवं उनके गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो अनाथ बच्चों के पालन पोषण ये सब का कार्य कौन करता है? कारा। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है? अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े नकारात्मक संकेतार्थों को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया है। अनाथ, परित्यक्त व आत्मर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं में शामिल किया गया है। ठीक है, बच्चों के छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध किशोर न्याय बाल कल्याण समिति के अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण के द्वारा जांच का प्रावधान किया गया है। ठीक, मतलब इनके जो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इनका जांच किया जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें धारा 15 के अंतर्गत 16 से 18 साल की उम्र के अपराधियों के द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, वही है। किशोर, इसमें किशोर को क्या बताया गया है कि किशोर न्याय बालकों और इस अधिनियम के अंतर्गत 15 के अनुसार धारा 2 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से है। ठीक है, एक ऐसे बच्चे को परिभाषित किया गया है जिसने एक निश्चित आयु प्राप्त नहीं की है और विधि के अनुसार जो नाबालिग की श्रेणी में आता है। भले उसने वयस्क की तरह अपराध किया हो, लेकिन कानूनी और किशोर ही माना जाएगा और उसका निवारण किशोर न्याय के अनुरूप ही किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जघन्य अपराध नहीं किया है तो उसका जो मुकदमा है किशोर न्याय के अनुरूप ही किया जाएगा। नेक्स्ट है दुर्व्यवहार। एक बच्चे के सामान्य और असामान्य व्यवहार में परिवर्तन है। एक बच्चा आमतौर पर अपराधी की श्रेणी में तब आता है जब वह विधि के विरुद्ध कार्यों को करता है। तो कौन से जो बालक हैं, मतलब इसमें जो 18 वर्ष से कम, जो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, किशोर अपराध में। ठीक है, कौन कौन से जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे जो बालक बालिका हैं जो कौन से अपराध करने में लिप्त होते हैं, जैसे जो
किशोर माता पिता के साथ नहीं रहते, वह किशोर जिन पर नियंत्रण न हो, नियंत्रण से परे हो या असाधारण दुर्व्यवहार, बेकार, पॉकेटमार, जुआ खेलने वाले, यौन अपराधों में शामिल, बाजार से माल चोरी करने वाले, खराब व असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले या मादक तस्करी में लिप्त और चोरी, ये सब में जो लिप्त है ना, उन्हें ही जो अपराधी, मतलब जो किशोर दुर्व्यवहार, इसमें दुर्व्यवहार की परिभाषा दी गई, ठीक है, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक, अब देखते हैं किशोर न्याय प्रणाली की अवधारणा। इसमें किशोर न्याय प्रणाली की अवधारणा किशोर अपराध और सामान्य परिस्थितियों से उभरा है, जो किशोर की पारंपरिक प्रक्रियाओं के आधार पर सामान्य समस्याएं नहीं कहे जा सकती। किशोर न्याय प्रणाली जरूरतों के आधार पर बनाया जाता है। किशोर व्यक्ति एक अपराध और उसके लिए दोषी ठहराया गया है। ठीक है, किशोर सुधार न्याय प्रणाली का उद्देश्य बालकों और किशोरों के लिए निवारक विधि, गौण रूप से पुनर्वास और बेहतर समाजीकरण की व्यवस्था करता है। मतलब उनको पुनर्वास की और उन्हें उनके निवारण करते हैं, उनकी आदतों की। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, नीचे पढ़ेंगे। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को व्यापक अधिकार क्षेत्र के साथ भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसे। ठीक, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसे आमतौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में जाना जाता है। मतलब न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बता रहे हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखते हैं महत्व क्या है कि ये भारत में किशोर अपराध एक बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए भी है। ठीक है, उचित रूप से ध्यान नहीं दे तो उनके आपराधिक व्यवहार बढ़ जाते हैं, बस यही कहना चाह रहे हैं। ठीक, हम इसका अब जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इस विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालकों में देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के सर्वोत्तम हित को संरक्षित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु यह अधिनियम का प्रावधान किया गया, ना कि उन्हें दंड देने हेतु। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यह अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करता है। मैंने पहले बताया था, ध्यान रखिएगा कौन से अधिनियम को, 2000 को छोड़ के क्या लाया, 2015। कब पारित हुआ, पारित या अधिनियमित, ठीक है, कब हुआ, 13 दिसंबर 2015 को। ठीक है, 2015 को जब अधिनियम 15 में हुआ है, मतलब बनाया गया है, तो पारित अधिनियमित कब हुआ, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर न्यू ईयर मनाने से पहले ये अधिनियमित हो गया। फिर पारित कब हुआ, अगले साल 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, 12 जनवरी याद होगा सभी को, युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर, है ना, तो 12 + 3 कर दीजिए, 15 जनवरी। ठीक, 15 जनवरी 2016। ठीक है, किशोर न्याय अपराध संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया। ठीक है, प्रवृत्त हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अधिनियमित कब हुआ, 31 दिसंबर 2015। ये लागू वाला डेट ज़्यादा पूछते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कहाँ हुआ, संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर में भी अब लागू है। ठीक है, वर्तमान में इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। मतलब ये जितने भी अधिनियम अभी तक हमने पढ़ा है उनमें सबसे ज़्यादा धाराएं इसी अधिनियम में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, ठीक, देखिए 10 अध्याय 112 धाराएं, तो सभी को कवर करना सही नहीं होगा, मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, देखते हैं। अब देखिए संविधान के कुछ किन अनुच्छेद के अनुसरण में इसे लाया गया, जो हमने ऊपर देखा था। मतलब संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना, किशोरों बालकों के लिए, मतलब जो 18 वर्ष से कम है और अधिक आयु के भी हैं उनके लिए भी, परंतु यहाँ पर हम विशेष फोकस किस पे कर रहे हैं, 18 वर्ष से कम आयु के, है ना, किशोरों पे। तो संविधान का अनुच्छेद 15(3) देखिए, बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, 15(3) के साथ 21 का आता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, कितना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक, फिर आता है 21 के बाद 23, जो बालकों और महिलाओं के
अनैतिक व्यापार को रोकता है ना, उस बलात् श्रम को बलात् श्रम को हाँ मतलब रोकता है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से, 15(3) ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है, 21 का और अनुच्छेद 24, ये सब इसके अनुसरण में लाया गया है। कौन सा, किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है। फिर देखिए हमारे नीति निर्देशक तत्व, ये 39 में बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में बंद किया गया है, ठीक। 39 में बच्चों के विकास हेतु स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण विकास के लिए है ये, ठीक है, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण का प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल है, ठीक। फिर 45 में देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल व शिक्षा का प्रबंध राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 47 में बालक के पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद 15, 3, 21 का और 24, 23 भी है, ठीक है। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में 39 अंग बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और बच्चों के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण और 45 उनके बच्चों की शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। 47 में उनके पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले लोक स्वास्थ्य को सुधार करना भी राज्य का कर्तव्य माना गया, ठीक। तो इतने अनुच्छेदों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब हम धाराओं पे आते हैं। धारा 2(12) किशोर की परिभाषा बताता है, कौन है किशोर, वह जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बालक माना जाएगा, ठीक है, बालक के बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 4 में किशोर न्यायिक बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किशोर न्यायिक बोर्ड, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगा। कहाँ करेगा, प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना करेगा, किशोर न्यायिक बोर्ड की, ठीक है। यह बोर्ड महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, ठीक है, महानगर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगी, जिसमें एक महिला सदस्य होनी आवश्यक है, ठीक है। बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, 1+3, जो किससे मिलकर बनेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला होगी। तो ये बोर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। किशोर न्यायिक बोर्ड किसमें है, 4 में, ठीक है, पर इनकी सदस्य संख्या 3 है, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर धारा 10 में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों की गिरफ्तारी, जो विधि का उल्लंघन करते हैं ना, धारा 10 के तहत उनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 10 के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। धारा 14 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच किया जाएगा कि वो किस प्रकार विधि का उल्लंघन किया है, ठीक। फिर देखिए धारा 23 में संयुक्त कार्यवाही का न होना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बालक देखिए 18 साल से ज़्यादा का है और एक क्या है 18 वर्ष से कम का है, दोनों ने साथ मिलकर कोई अपराध किया है, ठीक है, तो दोनों को जो सजा का प्रावधान चलेगा वो साथ साथ नहीं चलेगा, ठीक है। इन जो बालिग है उसके लिए बालिग वाले कानून के तहत और जो किशोर है उसके लिए किशोर न्याय कानून के तहत कार्यवाही किया जाएगा, ठीक, पृथक पृथक। तो धारा 23 में ये बताया गया, ठीक है। देखिए धारा 27, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, ठीक। बाल कल्याण समिति का गठन कहाँ होगा, प्रत्येक जिले में होगी, ठीक है। और बाल कल्याण समिति का जिले स्तर पर इनका जो संचालन होता है, जैसा राज्य सरकार गठित करती है, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का जो अध्यक्ष है वो नामित करती है, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, मतलब लास्ट पहली बार डिस्कस भी किया था, ठीक। धारा 41 में देखिए बाल देख रेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जो बाल देख रेख संस्थाएं ना, NGOs हैं, उनका रजिस्ट्रीकरण राज्य सरकार करेगा और रजिस्ट्री न कराए जाने के लिए दंड का प्रावधान है, 1 वर्ष कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। 40-42 में दिया गया है, ठीक। वो आप ये ध्यान में रखिएगा, राज्य बाल कल्याण समिति कहाँ गठित होगा, प्रत्येक जिले में, धारा 27 के अनुसार, ठीक है। ऐसा याद रख सकते, पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे, तो पूरे 27 जिलों में बाल कल्याण समिति का संचालित है, ठीक है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल संप्रेक्षण गृह और बाल गृह, ठीक है। बाल संप्रेक्षण गृह और बाल गृह ये क्या है, धारा 47 में संप्रेक्षण गृह के बारे में, 50 में बाल गृह के बारे में बताया गया। तो ये जो है
बाल संप्रेक्षण गृह राज्य सरकार स्वयं या एनजीओ की सहायता से प्रत्येक जिले में गठित करता है। संप्रेक्षण गृह क्या होता है? जहां बालकों के संबंध में मतलब कोई अगर अपराध किया है बालक ने, ठीक है, और वह केस सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, वह दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे कहाँ रखा जाता है? संप्रेक्षण गृह में, ठीक है। अपराध मतलब अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, कार्यवाही चल रही है, तो उसे कहाँ रखा जाएगा? संप्रेक्षण गृह में। उसके बाद ये बाल गृह में जब दोष सिद्ध हो जाता है तो बालकों के सुधार के लिए उन्हें कहाँ रखा जाता है? बाल गृह में, ठीक है। बालकों के सुधार हेतु उन्हें कहाँ रखा जाता है? बाल गृह में, ठीक। तो ये कहाँ संचालित है? राज्य सरकार एवं स्वयं या एनजीओ की सहायता से प्रत्येक जिले में संचालित करता है, ठीक। फिर 56 में, धारा 56 में दत्तक ग्रहण के संबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है। दत्तक ग्रहण के संबंध में उपबंध है। धारा 57 में माता पिता के लिए पात्रता है कि कौन से माता पिता दत्तक ग्रहण मतलब दत्तक बन सकते हैं, मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी पात्रता सूची होती है कि ऐसे माता पिता जिनके 2 संतान हैं, 2 जीवित संतान हैं, तो उन्हें कुछ उपबंधों के साथ ही दत्तक मतलब एडॉप्शन की प्रक्रिया में भाग दिया जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि यदि कोई मेल है, वह किसी फीमेल बच्चे को अगर गोद लेना चाहता है तो उसके लिए परमिशन नहीं है, परंतु मेल चाइल्ड को वह गोद ले सकता है, परंतु जो फीमेल के लिए है वह दोनों चाइल्ड को वह गोद ले सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। धारा 75 बालकों के प्रति क्रूरता पर दंड, ठीक है, बालकों के प्रति क्रूरता पर दंड का प्रावधान करता है। धारा 76 ये इंपॉर्टेंट है, भीख मांगने के लिए बच्चों के नियोजन के लिए दंड। अगर किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए बेचा जाता है, खरीदा जाता है या जबरदस्ती काम कराया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किशोर बालक कर्मचारी का शोषण एवं दंड के संबंध में उपबंध, ठीक है। किशोर बालक कर्मचारी का शोषण जो 14 से 16 वर्ष के बीच में है, जिन लोग कार्य करते हैं ना कर्मचारी के रूप में, उनके शोषण एवं दंड के संबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट धारा से आप याद रखिएगा, जैसे धारा 76 हो गया, ठीक। धारा जो बाल संप्रेषण गृह और बाल गृह, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, धारा 27 के अंतर्गत। धारा 23 में संयुक्त कार्यवाही करना होना, इसके बारे में, ठीक है। धारा 10 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी, ठीक है। और बालक किसे कहा जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले, ठीक। अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो कोई पुलिस अधिकारी द्वारा, कोई लोक सेवक द्वारा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई भी इसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर सकते हैं, ठीक। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर लिया जाएगा? तो जो नाबालिग है ना, बालिग नहीं है, उनका कथन उनके निवास स्थान पर लिया जा सकता है, ठीक है, साक्षी होने की दशा में। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालक अधिनियम 2000 में जिन बच्चों की कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विधि संघर्षित किशोर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, विधि संघर्षित किशोर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो यह लैंगिक वाला जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण प्रस्ताव से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी? तो ये अब तो अभी प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसे 2015 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है, परंतु यह स्थापित की गई थी 19 जून 2012 को, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना क्या माना जाएगा? ये लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, ठीक है। ये कुछ नए पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो ये आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।
इसके लिए डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। आप बोलेंगे कि ये कहाँ से नए क्वेश्चन आ गए, जो हमने पढ़ाया उसमें नहीं है, तो ये आप कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर फैक्ट हैं, उसको मैंने रिटर्न फॉर्म में न लिख के क्वेश्चन फॉर्म में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालक संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य है इसका, वो देखते हैं। लैंगिक हमला को रोकना, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य को रोकना, ठीक है। और लास्ट है, लैंगिक हमले में शिकार बालकों की विचारण हेतु विशेष न्यायालय का गठन करना, न कि बालकों के अपराधी बनने से रोकना। बालकों को अपराधी बनने से यह अधिनियम नहीं रोकता, बालक अपराधी बन जाते हैं, उन्हें सुधार करने के लिए यह रोकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। किशोर न्याय, अब देखिए 2015 वाले अधिनियम से क्वेश्चंस हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ, ठीक है। अधिनियमित कब हुआ था? 31 दिसंबर 2015। और पारित कब हुआ था? पारित कब हुआ था? 15 जनवरी 2016, ठीक। फिर देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2015 लागू होता है किन मामलों में? किशोर के विरोध अभियोजन में, किशोर के किसी भी शास्ति या कारावास के दंड के संबंधित मामलों में, किशोर के साथ विधिक संघर्ष में, ठीक है। तो सभी मामलों में यह लागू होता है, ठीक। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो हमने पढ़ा था इसका उद्देश्य, किशोर की आवश्यकता, विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संरक्षण एवं उपचार के लिए सर्वोत्तम हित हेतु, न्याय निर्णय में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए, ठीक है। सभी के लिए आवश्यक है, उद्देश्य है। अब देखिए, यह अधिनियम लागू कब हुआ पूछा है, ठीक है। तो हमने देखा था 15 जनवरी 2016। दत्तक ग्रहण परिभाषित है, तो दत्तक ग्रहण जो है ना, इसकी परिभाषा धारा 2 में दिया गया है। भीख मांगना परिभाषित है, तो ये भीख मांगना धारा 2(8) में इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। और इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 76 में किया गया है, ठीक। यदि किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो तो विचारण के दरम्यान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उस मामले की कार्यवाही कैसे होगी? तो ध्यान में रखिएगा, अभी भी किशोरों की भांति ही चलेगी, ठीक है। वयस्कता प्राप्त कर लेता है उसके बाद भी, ठीक। संप्रेक्षण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? तो हमने अभी देखा था संप्रेक्षण गृह किसमें, धारा 47 में, और बाल गृह किसमें, धारा 50 में। अब इसमें मैंने डिफरेंस बताया था दोनों के बीच कि संप्रेक्षण गृह में किन किशोरों का रखा जाता है, जहां विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है, ठीक है, उन्हें ही रखा जाता है। जांच लंबित है, अभी निर्णय नहीं दिया गया है, ठीक है। सॉरी,